नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। मैं सेल्फ ओम जायसवाल। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जो कि जीके जीएस की है आपके अपकमिंग एनटीपीसी परीक्षा। हालांकि रेलवे की अगर कोई भी और भी परीक्षा होगी तो उसके लिए दोस्तों ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज हमारे इस क्लास का 21वां भाग है। जी हाँ, तकरीबन 20 पार्ट हमने इसके पहले आपको अवेलेबल करा दिया है। आप इसको भी एक बार जरूर देखिएगा अगर आप नए होंगे। बाकी जो लोग देख रहे हैं उनके लिए अच्छा है, क्योंकि हम एकदम परीक्षा पैटर्न के साथ चल रहे हैं। और इस क्लास के दौरान मैं आपको बहुत ज़्यादा रिवीजन कराता हूँ, जिससे कि आपको चीज़ें याद होती हैं और इसका रिजल्ट आपको दिखता है। आप जरूर बताइएगा कि कैसा लगा क्लास। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो एक तरीके से आपका प्यार होता है मेरे प्रति, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जो सपोर्ट होगा। और चैनल पे बहुत सारे लोगों को नोटिफिकेशन नहीं जाता है, तो देखिए सब्सक्राइब जब आप करते हैं तो नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर लिया करेंगे, तो आपको सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करा रहा हूँ अपने एप्लीकेशन पे, जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर 7307 648 748 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आप इस पर भी व्हाट्सअप करते हैं रेलवे एग्जाम करके, दोस्तों यही एप्लीकेशन है स्टडी हिंदी ऑफिशियल, सर उसके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, तो आपको लिंक वगैरह दे दिया जाएगा। और आपके प्रीवियस ईयर जो परीक्षा के जो पेपर थे 2019 के जो हुए थे, उसके पूरे जो है कि दोस्तों पेपर आपको ऐप के ही प्रीवियस ईयर वाले सेक्शन में मिल जाएंगे, तो कम से कम लेके आप इसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्लास को। पूरा दिखेगा, आपका 15 से 20 मिनट में लूंगा, लेकिन बहुत सारी चीजें रिवाइज करवाऊंगा। क्वेश्चन दोस्तों पहला है आपका, स्टिक फास्ट डिफेंडर 2024 सैन्य अभ्यास का आयोजन दोस्तों कहां पर किया गया, सॉरी किसके द्वारा किया गया। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी देश वगैरह का नाम नहीं दिख रहा है, संगठन ही हमको दिख रहे हैं, नाटो, संयुक्त राष्ट्र संघ और वारसा। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नाटो। आपने इसका नाम तो बहुत बार सुन लिया होगा, क्योंकि आपका रसिया और यूक्रेन की लड़ाई इसी वजह से चल रही है ना, कि नाटो चाहता है कि यूक्रेन को मिला लें और रसिया को घेरें। पूरी महाभारत इसी के लिए चल रही है दोस्तों। इसका फुल फॉर्म बहुत बार पूछता है नाटो का, तो दोस्तों इसका मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नाटो का फुल फॉर्म ना उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन होता है। ठीक है, और दोस्तों ये एक सैन्य गठबंधन है। ठीक है, ये क्या है, सैन्य गठबंधन। इसका नियम क्या है, जैसे इसमें 30 देश मान लीजिए शामिल हैं, तो अगर इसी के किसी एक भी देश पे अगर कोई बाहरी नाटो का संगठन वाला देश हमला करता है, तो ये 30 देश मिल के उस पर हमला कर देंगे। इसीलिए चाहते हैं नाटो वाले कि यूक्रेन को मिला लेंगे, रसिया अगर थोड़ा ज्यादा बोलेगा तो 30 लोग मिल के मारेंगे तो रसिया मर ही जाएगा, और रसिया ये नहीं चाहता है कि मिले, इसीलिए दोस्तों वार अभी तक चल रही है। यही इसका मेन है। और आपसे पूछता है दोस्तों यहाँ पे इसका जो आयोजन करता कौन है, तो नाटो हो जाएगा। और इसमें लगभग देखिए 90,000 सैनिकों ने भाग लिया था। क्या था, स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर, करंट अफेयर से क्वेश्चन था। ठीक है, अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और उनके ईयर्स आपसे पूछ सकता है, मुख्यालय पूछ सकता है और अध्यक्ष पूछ सकता है। रिवीजन कर लेते हैं, ज्यादा ना समय नहीं, क्विकली। नाटो देखिए हो जाएगा 1949 में स्थापना, ब्रुसेल्स बेल्जियम में मुख्यालय है, और यहाँ पे देखिए स्टोलनबर्ग इसके तत्कालिक अध्यक्ष हैं। डब्ल्यूएचओ दोस्तों है 48 में, जिनेवा इसका देखिए मुख्यालय है, और ट्रेडोस अदानाम इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे आईसीजी के देखिए हो जाएंगे द हेग, 1945 में स्टेब्लिश हुआ था, नवाब सलाम है यहाँ पे। आईएमएफ दोस्तों इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, ये वाशिंगटन डीसी इसका मुख्यालय है और 1944 में स्टैब्लिश हुआ है। क्रिस्टीना जॉर्जिया दोस्तों हो जाएंगे। यूएन दोस्तों 1945 में स्टैब्लिश हुआ है। न्यूयॉर्क इसका देखिए हेडक्वार्टर है, और डेनिस फ्रांसिस इसके अध्यक्ष हैं। यूनिसेफ दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 1946, और न्यूयॉर्क इसका हेडक्वार्टर है। कैथरीन रसेल तत्कालिक अध्यक्ष है। आईएसए के जो है कि गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है, और सोलर अलायंस है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2015 गुरुग्राम इसका हेडक्वार्टर है, और आरके सिंह इसके हेड हो जाएंगे। एडीबी एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक 1966 में स्टेब्लिशमेंट है, मुख्यालय इसका फिलीपींस है, और मात्सुकु असाकावा अध्यक्ष हैं इसके। फाप्ट दोस्तों हो जाएगा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका फुल फॉर्म होता है। 1989 इसका देखिए स्थापना हुआ है, पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है, और टी राजा कुमार दो हैं इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। इसमें से एक नंबर जरूर आएगा, तो पीडीएफ डाउनलोड करके रिवीजन कर दे। रिवीजन मत छोड़िएगा, जीके का तो बिल्कुल मत छोड़िएगा। अभी से रिवीजन को पकड़े रहेंगे तो आपके आने जितने भी एग्जाम आएंगे सब में आपका रिवीजन से स्ट्रांग होगा जीके। अब बस क्लास मिस किया करिए, ऑटोमेटिक मैं आपको करवा दूंगा। शांति प्रयास देखिए 4, ये एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, नाम याद रख लीजिएगा, शांति प्रयास। तो इसका जो अभ्यास, इसका आयोजन कहां पे किया गया दोस्तों, ये किया गया था काठमांडू नेपाल में। ठीक है, काठमांडू नेपाल में, नेपाल के वीरेंद्र शांति ऑपरेशन प्रशिक्षण केंद्र में किया गया। इसमें कुल 19 देश के लगभग 1125 सैन्यकर्मी शामिल हुए थे। ठीक है, इसका उद्घाटन जो है दोस्तों वहां के प्रधानमंत्री, उनका नाम क्या है, पुष्प कमल दहन प्रचंड। ठीक है, पुष्प कमल याद रखेंगे, ये वहां के तत्कालिक जो कि प्रधानमंत्री। एक आपको और याद रखना है जो है, अगर नेपाल कभी भी आएगा तो भारत और नेपाल के साथ दोस्तों कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ है, तो उसका नाम याद रखिएगा सूर्य किरण। ठीक है, ये भारत और नेपाल के साथ में ही हुआ है। और कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे
डेजर्ट साइक्लोन 2024, ये पूछेगा आपके परीक्षा में, भारत और यूएई के बीच में हुआ है। वरुण 2023, क्योंकि 24 में बहुत कमी हुए हैं, 23 में हुए हैं मैक्सिमम, तो भारत और फ्रांस हो जाएगा। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका हो जाएगा। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ है। अजय वारियर भारत और ब्रिटेन के बीच में हुआ है। धर्मा गार्जियन भारत और जापान के बीच में हुआ है। और सूर्य किरण 2023 भारत और नेपाल के बीच में हुआ है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करते रहेंगे और सारे क्लासों में हम लगातार रिवीजन करते हैं। पानीपत का दूसरा युद्ध दोस्तों अकबर और हेमू के बीच में कब लड़ा गया था? तो पानीपत का आप लोग को तो मैंने लगभग याद करा दिया है। देखिए 1526 में, हाँ 1526 में है दोस्तों जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, और सेकंड आपका यही है। तो पानीपत का जो आपका सेकंड युद्ध हुआ था 1556 में हुआ था, और जो थर्ड हुआ था वो हुआ था 1761 में। और 1760 में दोस्तों कौन सा हुआ था? तो 1760 में आपका वांडीवास का युद्ध हुआ था। तो चारों ऑप्शन हम लोग जानते ही हैं, अगर आप लगातार क्लास ले रहे हैं तो आपको याद होगा। तो 1556 हो जाएगा, जिसमें द्वितीय हो जाएगा। तो पानीपत के द्वितीय युद्ध में 5 नवंबर 1956 को हिंदू, सॉरी हिंदू 1556 होगा, 1556 को हिंदू सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य और मुगल बादशाह अकबर के मध्य में पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। इस युद्ध में अकबर की विजय हुई थी। इस युद्ध के फलस्वरूप दिल्ली पर वर्चस्व करने के लिए मुगलों के अफगानों के बीच में चले संघर्षों का अंतिम निर्णय मुगल पक्ष में हो गया और अगले 300 वर्षों तक सत्ता मुगलों के पास में रही। ठीक है, तो याद रखेंगे 1526, ये होगा 1526, सॉरी हो जाएगा 1526 फर्स्ट, 1556 दूसरा, 1761 तीसरा। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा। और 1760 में क्या था? वांडीवास था। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी के सतह पर 60 किलोग्राम है, द्रव्यमान की बात की जा रही है ना, तो समझ में आ गया तुरंत। चंद्रमा की सतह पर व्यक्ति का द्रव्यमान क्या होगा? अगर डिफरेंस जानते हैं तो सेम वही होगा, उसमें बदलाव नहीं होगा। इस क्वेश्चन में देखिए 60 किलोग्राम। द्रव्यमान किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा होती है, ठीक है, जो सर्वत्र एक समान रहती है। तो कभी भी द्रव्यमान देखिए, जैसे आया मुझे तुरंत पता चल गया, अगर आप भी पढ़े रहोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, वो सब जगह एक समान रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। जबकि किसी वस्तु का भार जो है गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर होता है, अतः 60 किग्रा के व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी और चंद्रमा किसी भी ग्रह पर ले जाइए सेम रहेगा। जबकि पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पे अगर हम बात करें तो जो गुरुत्वीय त्वरण है कितना है? 1/6 होने के कारण पृथ्वी पर 60 किलोग्राम, 60 किग्रा का जो व्यक्ति है उसका भार चंद्रमा पर 1/6 हो जाएगा। इसका जो है कि 1/6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास चलो तो आगे बढ़ते हैं। खजुराहो के मंदिर का संबंध किस धर्म से है? खजुराहो, देखिए एक तो ठीक है, आप मंदिर को देख के भी शैली का पता लगा सकते हैं। ठीक है, वैसे तो जनरली आपको पता ही है यहाँ पे किस धर्म से है, किस शैली से है, ये सारे प्रश्न बनते हैं। तो खजुराहो जो है दोनों धर्म से है। ठीक है, लेकिन मैं आपको शैली ही बताऊंगा, आप पकड़िएगा और जरूर ये कमेंट कीजिएगा खजुराहो कौन सा है। फिलहाल ये दोनों से है ना। तो खजुराहो का जो मंदिर है इसका संबंध धर्म अगर आप पूछेगा तो हिंदू और जैन धर्म दोनों से संबंधित है। ठीक है, ये है आपका खजुराहो मंदिर, मध्य प्रदेश, बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहाँ पे मंदिरों की 3 शैलियां जो है पास दृश्य सबसे प्रमुख थी। अब यहाँ इस पहला चित्र को देखिए। ठीक है, यहाँ पे आगे कुछ मंदिर हैं और एक खूब बड़ा सा यहाँ पे पीछे पिलर नुमा जो कि बना हुआ है। इस प्रकार की जितनी भी मंदिर देखेंगे इनको आप नागर शैली बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा आपका द्रविड़ शैली है। ठीक है, द्रविड़ शैली में देखिए आपके 1 2 3 और 4, मतलब ये बढ़ते से घटते क्रम में जा रहे हैं, और एक आपका ये वाला मंदिर है। इस प्रकार की जितने भी मंदिरें हैं वो द्रविड़ शैली में आती है। ठीक है, और जो देखिए इसका वेसर शैली है, देखिए वेसर शैली का जो डिजाइन होता है मैक्सिमम इस टाइप से होता है। ठीक है, इसी तरीके से मंदिर बनते हैं। अगर ये पिक्चर अगर आपको सही से पीडीएफ में दिख जाएगा तो आप ये याद रखिएगा। कमेंट करके सब लोग बताएंगे खजुराहो का मंदिर किस शैली का बना हुआ है, प्रश्न पूछा गया आपसे। कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है? असम बता देंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊंगा, भारत में कुछ ऐसे भी मंदिर हैं जहां पे आपने सुना होगा कि महिलाओं का जाना वर्जित है, लेकिन कुछ ऐसे भी मंदिर है जहां पे पुरुषों का भी जाना वर्जित है। ये भी प्रश्न आ सकता है। देखिए सही आंसर हो जाएगा फिलहाल असम इज द राइट आंसर। और यहाँ के तत्कालिक जो मुख्यमंत्री कौन है? हेमंता विश्वा शर्मा। ठीक है, बिहार के नीतीश कुमार, मणिपुर के कौन है? नेफ्यूरियो, मेघालय कारनाट संगमा। देखिए 5 आपको मैं मंदिर बता रहा हूं जिनके कपाट पुरुषों के लिए बंद है, कभी नहीं खुलते हैं, जैसे कन्याकुमारी। ठीक है, तो यहाँ पे कन्याकुमारी देखिए कुमार अम्मन मंदिर है, एक कुमार अम्मन मंदिर है, इसमें पुरुष नहीं जा सकते। ठीक है, बस महिलाओं को याद है। बिहार राज्य में देखिए राजेश्वरी माता मंदिर है, इसमें भी पुरुषों का जाना बैन है। केरल में देखिए एक अट्टकल भगवती मंदिर है, इसमें भी पुरुष नहीं जा सकते। राजस्थान में एक ब्रह्मा जी का मंदिर है, उसमें भी पुरुष का बैन है।
विशाखापट्टनम में कामाख्या देवी मंदिर है, इसमें भी पुरुषों का जाना बैन है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। आप लोगों के लिए जीके का जो कोर्स है, इस पे लगातार मैं आपको सारी चीजें अवेलेबल करा रहा हूं। अगर अपकमिंग जीके परीक्षा, देखिए जीके ही मैंने क्यों लाया, क्योंकि जीके मेरा एक्सपर्टीज है, मैं जानता हूं कि आपको क्या इसमें डिलीवर किया जाए कि आपको इससे बेनिफिट होगा। तो आगे आने वाले सभी परीक्षा, आल एग्जाम 2024-25 के लिए जीके के लिए आप स्पेशलिस्ट कोर्स को ले सकते हैं, जिसमें मैं जीके के सारे टॉपिक कवर कराऊंगा आने वाले 2 महीने में। अभी तो स्टार्ट हुआ है परीक्षा, अभी समय भी है 3-4-5 महीना, तब तक मैं कवर करा दूंगा सारा धीरे धीरे आपको। स्टैटिक जीके टॉपिक वाइज 2024 का पूरा करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स 23-24 दोनों, और जितना भी एक्स्ट्रा हो सकता है मैं उसमें दे रहा हूं। आप देखेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैंने पूरा इतिहास, भूगोल, विज्ञान सब डाल दिया है। अब थ्योरी का मुझे मिल गया है 2-3 क्लास, वो डाल दूंगा मैं। जीके का क्लास, करंट सारा मैं डाल रहा हूं। साथ ही सभी क्लासेस के आपको पीडीएफ मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा नोट्स मिल रहे हैं, और इसी में एकदम एग्जाम ओरिएंटेड 50+ टेस्ट सीरीज भी मैं आपको दूंगा, ठीक है। क्योंकि अभी पहले इसको कंप्लीट कर लेंगे, फिर आप प्रैक्टिस सेट के थ्रू टेस्ट सीरीज भी लगाएंगे। तो पेड कोर्स में दोस्तों ये वाला आपको मिल जाएगा, सब लोग जरूर से जुड़ जाना, ज्वाइन कर लेना, निश्चित तौर पे आपको वहां से बेनिफिट मिलेगा। आप खोल के देख भी सकते हैं, क्लासेस लगातार मिल रही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो पहले आपको पता होना चाहिए कि कुल कितने सदस्य हैं, अस्थायी और अस्थायी, और कौन कौन है, सब बता दूंगा मैं आपको फिलहाल इसी क्लास में। तो 5, 6, 10, 15 है टोटल। देखिए ये कंफर्म, जैसे मुझे भी थोड़ा डाउट है लेकिन अब कंफर्म है। फिलहाल कौन सा नहीं है, तो सही आंसर की बात करेंगे, देखिए जापान जो है ये नहीं है। 15 है टोटल 15 है, लेकिन हम बात किसका हो रहा है, अस्थाई का। तो 5 जो है दोस्तों, यहां देखिए 5 जो है इसके स्थायी सदस्य हैं, और 10 जो है दोस्तों अस्थाई है। हर 2 साल में 5 देशों के लिए चुनाव होते हैं। इसमें से हर 2 सालों में 5 देशों के लिए चुनाव होते हैं। अब स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कितने स्थायी हैं, तो 5, अस्थायी कितने हैं? 10। अब देखिए जो 10 अस्थायी हैं उसमें एस्टोनिया, भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको, नाइजर, नॉर्वे, और यह है आपका सेंट विसेंट, ट्यूनिसिया एंड वियतनाम। ये हो गए आपके टोटल सदस्यों की संख्या, इसे याद रखिएगा। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा इसके अंग, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग है, जिसका उत्तरदायित्व क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। मतलब इसे हम दुनिया का पुलिसमैन कह सकते हैं, ठीक है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी होते हैं, 5 स्थायी होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं, ठीक है। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा अपने 2/3 बहुमत में 2 वर्षों के लिए करती है, जो अस्थायी होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? बहुत ईजी है, 552 होगा। सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में, याद होगा आप लोग को, 552 इज द राइट आंसर। लोकसभा की सभा, इसके सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा चुने जाते हैं। इसके सदस्यों के अधिकतम संख्या देखिए 552 है। इसमें से अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्र था, अधिकतम 20 सदस्य जो है संघीय क्षेत्र के निर्वाचन के साथ लाए जाते हैं, उनका चुनाव इसी तरह होता है। अब बहुत सारे लोगों को क्वेरी होती है कि सर लोकसभा राज्यसभा में डिफरेंस क्या है। जैसे लोकसभा का आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 81, और राज्यसभा का आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 80, ठीक है, 80 और 81। तो अगर आपसे पूछेगा किस अनुच्छेद में राज्यसभा है, तो 80, किस अनुच्छेद में लोकसभा है, तो आपका 81। पहले देखते हैं राज्यसभा। देखिए राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं, मतलब ये अपर हाउस है, ठीक है, इसे अपर हाउस कहा जाता है राज्यसभा। राज्यसभा के उम्मीदवार एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा चुने जाते हैं, और इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अच्छा, अब लोकसभा क्या है? लोकसभा को कहते हैं हाउस ऑफ पीपल, ठीक है, प्रश्न आया हुआ है। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल कहते हैं, और इसे लोअर हाउस भी कहते हैं, ठीक है। लोकसभा जनता के प्रतिनिधियों के लिए होती है। लोकसभा का उम्मीदवार देश की जनता के द्वारा चुना जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब यहाँ पे देखिए राज्यसभा में कुल 250 सीट हैं, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। राज्यसभा के चुनाव के सभी विधानसभाओं के विधायक हिस्सा लेते हैं, हालांकि इसमें विधान परिषद के सदस्य वोट नहीं कर सकता है। इस तरह राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसे भंग नहीं किया जा सकता। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। इनमें हर 2 साल पर 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं, जिस वजह से हर 2 साल पर चुनाव इसमें होते हैं। यही लोकसभा देखेंगे तो लोकसभा में कुल 552 सीट है। लोकसभा के में राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 530 सदस्य और केंद्र शासित प्रदेशों से कुल 20 जो है आपके सदस्य शामिल होते हैं। और लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष की है। इसके साथ साथ व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। तो यही दोनों में डिफरेंस आपका हो जाता है, तो कंफ्यूजन खत्म। नेक्स्ट, असम के मुख्यमंत्री कौन है?
प्रेम सिंह तमांग कहाँ के हैं? प्रेम सिंह तमांग कहाँ के भैया? ये हो जाएंगे सिक्किम के। पेमा खांडू कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश के। एक नाथ शिंदे कहाँ के हैं? तो ये हो जाएंगे आपके महाराष्ट्र के। ठीक है। हेमंता बिस्वा शर्मा इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ, देखिए डी इज द राइट आंसर। तो हेमंत बिस्वा शर्मा भारतीय जनता पार्टी के हैं। असम का अगर हम जीके की बात करें, हम लोग रिवीजन करते रहते हैं, तो 26 जनवरी 1950 को इसे स्टैब्लिश किया गया था। दिसपुर इसकी राजधानी है। 14 लोकसभा सीट, 7 राज्यसभा सीट, 126 विधानसभा सीट है। और लक्ष्मण प्रसाद आचार्य तत्कालिक यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे। पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? एलिमिनेट कर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल भी अब नहीं है, अतिशी आ गई हैं, तो ये तो पहले थे, खत्म बाजार। भजन लाल शर्मा कहाँ के हैं? तो ये राजस्थान के हो जाएंगे। हेमंत मोहन चरण मांझी कहाँ के हैं? उड़ीसा के हैं ना? हाँ, उड़ीसा के हैं। ठीक है। अगर मोहन यादव होता तब ये एमपी के हो जाते हैं। ठीक है। तो 3 तो हो गए, तो जाहिर सी बात है भगवंत मान इज द करेक्ट आंसर, तो ए हो जाएगा। किस पार्टी से हैं? आम आदमी पार्टी से हैं। 1 नवंबर 1966 को स्टेब्लिशमेंट है, राजधानी चंडीगढ़। 13 लोकसभा सीट, 7 जो है दोस्तों राज्यसभा सीट और 117 इसकी विधानसभा सीट है। गुलाब चंद्र कटारिया यहाँ के राज्यपाल हैं तत्कालिक। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की? सही आंसर दोस्तों हो जाएगा श्री गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। ठीक है। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे, जिनका जन्म पटना में हुआ था 1619 ईस्वी में। बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना की और पाहुल प्रणाली परियोजना जो कि इन्हीं के द्वारा शुरू की गई थी। अब इनके सारे गुरुओं और उनकी उपलब्धियों के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाता है, जिसका रिवीजन आप पीडीएफ के माध्यम से कर लीजिएगा। मैं पीडीएफ इसका अवेलेबल करा दूंगा। बस आप शुरू और अंतिम को जानिए। गुरु नानक महाराज देव जो थे और गुरु गोविंद सिंह देव सो अंतिम थे, तेग बहादुर थे। इसे क्वेश्चन आता है कि स्वर्ण मंदिर जो है दोस्तों, इसकी स्थापना किसने करवाया था? तो देखिए गुरु महाराज अर्जुन देव द्वारा। ये प्रश्न आया हुआ है। अमृतसर के संस्थापक दोस्तों कौन है? तो गुरु महाराज रामदास देव जी हैं यहाँ पे ना। इसी प्रकार से प्रश्न आपसे पूछा जाता है। गुरुमुखी लिपि के प्रवर्तक कौन है? भी प्रश्न आया हुआ है, तो महाराज अंगद देव हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो 1 नंबर आपको देके जाएगा अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो। सुकन्या समृद्धि योजना क्या है दोस्तों? सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या कन्याओं के लिए अच्छा हो। सही आंसर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे बालिकाओं के लिए एक लघु समय जमा योजना है। ठीक है, मतलब इसका प्रमुख यही है। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए केंद्र सरकार की छोटी बचत योजना, जिसे शुरुआत के 22 जनवरी 2015, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, 22 जनवरी 2015 को ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत इसे किया गया था। इस योजना के तहत माता पिता या संरक्षक द्वारा बालिका के नाम पर उसके जन्म से 10 वर्ष तक की आयु प्राप्त करने तक एक खाता खोला जा सकेगा और इसमें शुरुआत किया जाएगा। मतलब बेटियों को सशक्त बनाने के लिए स्पेशली ये योजना लाई गई थी। कब लाई गई थी? 22 जनवरी 2015 को। आप लोगों के लिए कुछ बहुत ही बेहतरीन से ई बुक्स हैं और बहुत सारे लोग ले लिए हैं। रिव्यू काफी अच्छा था, तो सभी लोग ले लीजिएगा। परीक्षा से पहले पहले लगा डालिए पूरा। 500 क्वेश्चन का सुपर गेस्ट क्वेश्चन स्पेशली फॉर एनटीपीसी 2024। तो ये 500 प्रश्न गणित के सोल्यूशन के साथ इस ई बुक में है। इन 500 प्रश्नों को लगाइए, क्योंकि परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। लगा डालिए, अभी से लगाना चालू करेंगे तो परीक्षा से आप 1-2 महीने में खत्म कर देंगे। 500 क्वेश्चन कितना होता है, एकदम पैटर्न पे है, तो लगा डालिए, फिर बस आपको टेस्ट देना रहेगा, लगभग ऑलमोस्ट सब हो जाएगा। और ऐसे जीके का दोस्तों 70 टॉपिक का है, पूरा टॉपिक वाइज जीके आप कवर कर सकते हैं। तो आप टॉपिक वाइज पढ़ते रहिए, नोट्स खुद का भी बनाते रहिए। ठीक है, ई बुक के साथ साथ, हालांकि इसमें सब कुछ इनबिल्ट है। और स्ट्रैटेजी के 2500 प्रश्न विद डिटेल के साथ, ये तीनों ई बुक सबसे इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए। आप इसे ले सकते हैं हमारे ई बुक वाले सेक्शन से। देखिए ये है हमारा पूरा। और हिस्ट्री का ई बुक यहाँ पे दोस्तों फ्री में है, आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। पॉलिटी ज्योग्राफी का भी बन गया है, वो भी जल्द मैं ऐड करवा देता हूँ ना, बना दिया। कंटेंट राइटर मैंने बोल दिया, बना दिया है। और क्लास पीडीएफ यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए ये वाले सेक्शन में आप डाउनलोड कर सकते हैं। 2024 में संचार मंत्रालय और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय दिया गया। किसको दिया गया? संचार मंत्रालय और उत्तर पूर्वी एविएशन मिनिस्टर थे पहले। सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया गया। ठीक है, अब कुछ सबसे महत्वपूर्ण जो आपको याद होने चाहिए, कुछ अपडेटेड है, जैसे नए जो बने। भारत सरकार में केंद्र में नए कृषि मंत्री कौन बने हैं? तो शिवराज सिंह चौहान। गृह मंत्री हालांकि वही थे, अमित शाह। नए कपड़ा मंत्री कौन बने हैं? गिरिराज सिंह। नए रक्षा मंत्री वही है पहले ही, राजनाथ सिंह। पंचायत मंत्री दोस्तों कौन है? ललन सिंह है। और देखिए भारत के संस्कृति मंत्री कौन है? तो गजेंद्र सिंह हो जाएंगे। ठीक है, याद हो गया। क्वेश्चन देखते हैं अगला। नए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन बने हैं? एलिमिनेट कर लेते हैं। शिवराज सिंह चौहान, अभी मैंने आपको बताया कौन है। शिवराज सिंह चौहान, देखिए पीछे नकल मार लेंगे अगर आप, तो भारत के नए कृषि मंत्री हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे भारत के कृषि मंत्री भूपेंद्र यादव। ठीक है, ललन सिंह दोस्तों आप बैक आके देख सकते हैं यहाँ पे कौन मंत्री हैं? ये पंचायत मंत्री हैं। तो दोस्तों ये हो जाएंगे
पंचायत मंत्री, ठीक है। और राजनाथ सिंह कौन है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे रक्षा मंत्री हैं, यहाँ पे मैंने इसमें लिया हुआ है, हाँ ये है देखिए, भारत के रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर। तो ये हो गए आपके ये पुराने हैं, रक्षा मंत्री हो गए। तो जाहिर सी बात है एक ही ऑप्शन बच रहा है, भूपेन यादव, तो बी इज द करेक्ट आंसर, भूपेन यादव करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहते हैं? कंप्यूटर का ब्रेन, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सही आंसर दोस्तों जाएगा, देखिए हो जाएगा सीपीयू। अब कंप्यूटर आप देख रहे हैं, इसका सारा देखिए, ये है आपका मॉनिटर, ठीक है, हार्डवेयर, सीपीयू हार्डवेयर, आप देखिए इसका स्पीकर है, सॉरी ये आपका माइक है, ये आपका कीबोर्ड है, ये देखिए माउस है आपका, ये स्पीकर हो जाएगा, ये प्रिंटर हो जाएगा। अब इसमें कौन इनपुट है कौन आउटपुट है, ये इंपॉर्टेंट है। तो माउस यहाँ पे देखिए इनपुट है, कीबोर्ड आपका इनपुट है, माइक आपका इनपुट है, बाकी स्पीकर आउटपुट है, मॉनिटर आउटपुट है और प्रिंटर आउटपुट है। अगर स्कैनर होता तो इनपुट होता, तो इनपुट और आउटपुट भी पूछता है, ठीक है। तंजावुर का कौन सा मंदिर चोल वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण सम्राट ने करवाया था? सही आंसर दोस्तों हो जाएगा इस क्वेश्चन में, चोल सम्राट द्वारा करवाया था बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है, यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये मंदिर भी देख सकते हैं, बृहदेश्वर मंदिर, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर जो है चोल शासक देखिए राज राजा प्रथम के द्वारा करवाया गया था, सन 1010 ईस्वी में बनवाया गया था। यह द्रविड़ शैली की है, ये प्रश्न मैंने आपसे बोला ना शैलियां पूछता है, तो देखिए द्रविड़ शैली की है ये। इसकी स्थापना का आदर्श, मतलब यह स्थापना आदर्श का उदाहरण, यह भगवान शिव को समर्पित है। इसे देखिए राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। अब यहाँ पे कहाँ पे स्थित है दोस्तों? ये तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है, ठीक है, तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। और दोस्तों ये पूरी तरह से ग्रेनाइट से निर्मित है, ये मतलब स्टार्टिंग 11वीं शताब्दी के आरंभ में, आपका 1010 है, 1010 ईस्वी में इसे बनवाया गया था, ठीक है, राजराजा प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। ये पूछा जाएगा कब बनवाया गया था, किस शैली का है, इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। दोस्तों आप लोग लाइक कर दिया करो यार, सब लोग लाइक कर दिया करो, शेयर किया करो, कम से कम 2 4 5 तो शेयर आप सभी लोग कर सकते हो, तो इतना कर दिया करो, जरूर से कर दिया करो। मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित होते हैं, ह्यूमन सैटेलाइट जो है दोस्तों किस में होते हैं? थर्मोस्फीयर तापमंडल में होते हैं, ठीक है। आइए आपको लेयर्स बताया था मैंने, ये है हमारा क्षोभ मंडल, ठीक है, 0 से, ये है हमारा क्षोभ मंडल जो कि 0 से 12 किलोमीटर तक है। जितनी भी वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं इसी में होती हैं, ठीक है। हेलीकॉप्टर भी हमारा इसी में उड़ता है, बादल का गरजना, पानी का बरसना, बिजली चमकना। इसके बाद ये लाइन देख रहे हैं, ये है आपका समताप मंडल जो 12 से 50 किलोमीटर होता है, इसमें वायुयान उड़ते हैं, ठीक है। इसके बाद होता है आपका मध्य मंडल, इसी में आपका ओजोन लेयर है ना, जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट वेव को रोक लेती है। फिर आपका देखिए है मध्य मंडल, और फिर है आपका तापमंडल जो कि 80 से 700 है, इसी में देखिए आपके सैटेलाइट वगैरह मानव निर्मित उपग्रह रखे जाते हैं। और इसके बाद है आपका बहिर्मंडल जो कि 700 से लेके 1,90,000 अनंत जो कि हमारी गैलेक्सी तक है। तो ये इसके लेयर्स पूछता है, कम से कम 5 लेयर का नाम याद होना चाहिए, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, तापमंडल, वायुमंडल, ठीक है। चलिए, वायुमंडल में अपेक्षित आर्द्रता मापी जाती है। देखिए एक होता है हाइड्रोमीटर, एक होता है हाइग्रोमीटर। तो ड्रो कभी इसमें ड्रो ऑप्शन में है, हाँ देखिए ड्रो है, कंफ्यूजन नहीं रहता है कभी। हाइड्रो का मतलब क्या है? डी का मतलब क्या हो गया? डेंसिटी, ठीक है, मतलब घनत्व मापता है ये, बस। तो ये घनत्व मापता है, तो हमसे आर्द्रता पूछ रहा है, तो आप हाइग्रो आंसर कर देंगे, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। फिलहाल इस क्वेश्चन देखिए हाइग्रोमीटर हो जाएगा ना। दूध की शुद्धता हम लोग किससे मापते हैं? देखिए लैक्टोमीटर से मापते हैं ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। वायुमंडल की अपेक्षित आर्द्रता हाइग्रोमीटर और घनत्व हाइड्रोमीटर से मापते हैं, और दूध की शुद्धता हम लोग लैक्टोमीटर से मापते हैं। न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होती है ना, तुरंत सिग्नल पहुंचाने वाला काम अभी दिखाता हूं आपको दोस्तों। ये होता है डेंड्राइट। डेंड्राइट देखिए ये है, ठीक है, डेंड्राइट ये है। तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट में सूचना प्राप्त होती है। न्यूरॉन कोशिका का कार्य मस्तिष्क में सूचना का आदान प्रदान एवं विश्लेषण करना है। तो न्यूरॉन कोशिका स्पेशली यही है, देखिए न्यूरॉन कोशिका है, तो जो सूचना प्राप्त करता है, क्या कह रहा है, किस भाग में सूचना प्राप्त होता है? डेंड्राइट में ही सूचना प्राप्त होता है, जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, जो हमारे तंत्रिका कोशिका होती है। ये प्रश्न आया हुआ है, याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर प्रश्न है। तमिल नववर्ष को किस नाम से हम लोग जानते हैं? तो तमिल नववर्ष को देखिए हम लोग वरुसा पिराप्पू के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए वरुसा पुराप्पू कह लीजिए, पुंथाडु कह लीजिए, यही 2 नाम होते हैं। तमिल सौर कैलेंडर के अनुसार यदि संक्रांति सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले होती है तो उस दिन नए साल का दिन मनाया जाता है। यदि संक्रांति सूर्यास्त के बाद होती है तो अगले दिन पुंडांथु के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 14 अप्रैल को पुंडांथु के रूप में मनाया जाता है। केरल इसे देखिए केरल में इस विशु के नाम से मनाया जाता है। विशु वर्ष गुजरात के नववर्ष के रूप में भी जाना जाता है। तो मतलब ये सब
जो थोड़े बहुत पर्व होते हैं, 9 वर्ष होते हैं, हर राज्यों का इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जीके में वो आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 17 को रद्द करते हैं? तो रद्द करते मतलब अनटचेबिलिटी, 17 में अनटचेबिलिटी है, तो छुआछूत जैसे कि वो नीची जाति का है, वो ऊंची जाति का है, इसको खत्म किया गया था आपका अस्पृश्यता में ना, अनटचेबिलिटी याद रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, अस्पृश्यता, ये इंपॉर्टेंट है। संविधान के किस अनुच्छेद तहत पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने की शक्ति उपराष्ट्रपति को दी गई? तो आप 4 ऑप्शन देखिए पहले, ये क्या है भाई? ये संविधान संशोधन है जो साउथ अफ्रीका से लिया गया था। 155 में आपका राज्यपाल है, 155 में कौन है? राज्यपाल है। उपराष्ट्रपति किसमें है? 63 में है, ठीक है। 159 में राज्यपाल का शपथ होता है, ठीक है। तो 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो जाहिर सी बात है 340 हो जाएगा इस क्वेश्चन में। तो देखिए आर्टिकल नंबर 340 करेक्ट हो जाएगा। कुछ जीव कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के रूप में अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त सरल खाद्य सामग्री का उपयोग करते हैं। इन जीवों को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो क्या करते हैं? खुद से सब कुछ कर रहे हैं ना, तो क्या है? स्वपोषी, खुद से अपना भोजन जो बनाते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? स्वपोषी। जैसे पौधे क्या करते हैं? खुद से बनाते हैं, तो वही दोस्तों आपका हो गया। स्वपोषी जीव कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी के रूप में अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त सरल सामग्री का उपयोग करते हैं। साधारण अकार्बनिक अणुओं को जटिल कार्बनिक यौगिक का निर्माण कर सकते हैं। स्वपोषी सजीवों को खाद्य श्रृंखला में उत्पादक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन सा शहर वहां स्थित राज्य के लगभग आधी कपास मिलों के साथ सबसे महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा है? मतलब कपास, तो इस देखिए हो जाएगा कपास, समझ गए। और शहर की बात की जा रही है, कपास की बात की जा रही है, तो कोयम्बटूर को। साउथ का क्या कहते हैं? मैनचेस्टर कहते हैं साउथ का। उत्तर का कहते हैं नॉर्थ को, उत्तर को कहते हैं कानपुर कहते हैं उत्तर का। और भारत कहते हैं अहमदाबाद को। फिलहाल इस क्वेश्चन देखिए कोयम्बटूर हो जाएगा। तमिलनाडु में कपास मिलों की सबसे बड़ी संख्या कोयम्बटूर में पाई जाती है। कोयम्बटूर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत की कपड़ा राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ जो कि हाल ही में यहाँ पे कोवई कोर कॉटन में भारत सरकार द्वारा जीआई टैग भी दिया गया था। कोवई कोर कॉटन जो है जीआई टैग मिला। तो साउथ जो है, अगर आप दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कोयम्बटूर कहते हैं। उत्तर भारत का कानपुर को, और भारत का कहते हैं अहमदाबाद को, ठीक है। अगस्त 2024 में किस देश की शक्तिशाली तूफान एम्पिल आया था? 2024 का है ये, तो दोस्तों जापान में आया था ये, ठीक है। जापान में अक्सर आपने देखा होगा। जापान राजधानी क्या है दोस्तों? टोक्यो, करेंसी येन है, और फूमियो किशिदा दोस्तों यहाँ के तत्कालीन प्रधानमंत्री हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास। बताइए कैसी लगी क्लास। इसके पहले क्लास अगर आपने नहीं देखी तो जरूर दिखेगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों ये 500 क्वेश्चन मैथ वाला ई बुक लेके सोल्यूशन सहित है, तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, पूरा लगा सकते हैं। 70 क्वेश्चन 70 टॉपिक वाला ये जीके का ई बुक ऑल इन वन, और स्टैटिक जीके सारा मेरे द्वारा बनाया गया विद डिटेल के साथ आपको मिलता है हमारे ई बुक वाले सेक्शन में, जरूर से ले लीजिएगा। और हिस्ट्री का ई बुक दोस्तों आपका फ्री है, ठीक है। हिस्ट्री का ई बुक फ्री है, आप जरूर से जाके ले लीजिए। क्लास पीडीएफ सेक्शन में क्लास पीडीएफ, और आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी मैंने पूरा 2019 डाल दिया है। और ये मैंने एक ही बैच लॉन्च किया है, इसे पूरा कंप्लीट कर लूंगा तभी मैं कुछ आगे बढ़ूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जीके 40 नंबर का आ रहा है, तो इसलिए पहले इसको पहले खत्म कर लूंगा, अच्छे से सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। फिर टेस्ट सीरीज वगैरह आपको दूंगा कि एक बार आप इस कोर्स में आए तो आपको सब कुछ मिल जाए, कहीं जाने की जरूरत ना पड़े जीके के लिए स्पेशली। तो आप इसे पेड कोर्स वाले सेक्शन से ले सकते हैं, सब लोग ले लीजिएगा। और यही हमारा नंबर है 7307 648 748। आप इस पर रेलवे एग्जाम लिख के व्हाट्सअप कर देंगे, तो आपको सारे चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल कर दी जाएंगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे क्लिक कीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।